इसकी वीडियो दिखाऊं तो उसके सामने अपने हिसाब से जो तुम्हें समझ में आया हो वो एक दो शब्दों में लिख लेना, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि ये कौन सी अभिक्रिया होती है। पांचों के नाम लिख लो। लिख लिया? लिया मैम। शिल्पी, अनीता, तुम लोगों ने भी लिख लिया? ये जो भी रासायनिक अभिक्रिया हम जितनी भी देखते हैं ना, जैसे मैंने तुम लोगों को जितनी भी बैलेंस करने के लिए दी, जितनी भी तुम लोगों को मैंने परमाणुओं की संख्या लिखने के लिए दी, जिसकी तुम लोगों ने टेबल बनाई थी, तुम लोगों ने जब टेबल बनाई होगी तो अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके दोनों तरफ कुछ ना कुछ होता है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें एक साइड एक चीज होती है, दूसरी साइड बहुत सारी चीज होती है, और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें दोनों तरफ ही बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, कि उस तरफ भी दो या दो से ज्यादा है और इस तरफ भी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन। तो अब सबसे पहले वाली देखते हैं क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं संयोजन अभिक्रिया से, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो संयोजन शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है दो या उससे अधिक वस्तुओं का जुड़ना। मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ हैं, ए और बी। अब ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ ए बी बनाएंगे। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से और अच्छे से समझते हैं। सोचिए कि एक कक्षा में दो लड़कियां पढ़ती हैं, आंचल और भावना, और दोनों का ही पसंदीदा विषय है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री विषय साथ पढ़ते पढ़ते कक्षा में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हमेशा एक साथ रहते हैं। तो इस कहानी में हमने क्या देखा? हमने देखा कि पहले आंचल और भावना अलग अलग रहते थे, लेकिन बाद में दोनों एक साथ रहने लगे। तो इस कहानी के आधार पर हम संयोजन अभिक्रिया को आसानी से याद रख सकते हैं। आइए अब कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होगा। कोयले का दहन भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ कोयला हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ध्यान दे, ऊपर समझाए गए दोनों ही उदाहरणों में दो अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बना रहे हैं। तो अब हम संयोजन अभिक्रिया को सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दे, मैंने कहा दो या दो से अधिक पदार्थ। मतलब यदि कभी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार हो कि ए, बी और सी अभिक्रिया करके एबीसी बनाए, तो यह भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। चलिए अब संयोजन अभिक्रिया की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया को क्रियाकलाप से समझते हैं। सबसे पहले पानी से भरा एक बीकर लेते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड ले। अब थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड को बीकर में डाल दें। अब क्रियाकलाप को गौर से देखें। आइए हमने क्रियाकलाप में जो भी देखा उस पर चर्चा करते हैं। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करने पर
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जो कि उत्पाद है। पर ध्यान दें, अभिक्रिया होने पर उत्पाद के साथ साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी कि हीट भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बताइए, क्या यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, यानी क्या ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? जी हाँ, क्योंकि इस अभिक्रिया में भी दो अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी रासायनिक समीकरण। अब आइए इन्हें परिभाषित भी कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया अर्थात जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस परिभाषा को भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ये थी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का क्या मतलब है? जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो हो गई संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी, अभी इसमें एक और पढ़ी ना हमने संयोजन में, जिसमें ऊष्मा भी निकलती है। मान लो कुछ उत्पाद बना और उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकली, तो वो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। हमने 4 पढ़ी थी ना। अब देखते हैं वियोजन क्या होती है। हम अपने पिछले वीडियो में संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, और वो है वियोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है समरूप। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास है पदार्थ AB। अब ये टूटकर A और B में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं। सोचिए, दो भाई है, चिंटू और मिंटू, और दोनों को खेलने के लिए जाना है, बट चिंटू हर बार की तरह देरी कर देता है, और इस बात पर आज मिंटू को बहुत गुस्सा आता है और उनकी लड़ाई हो जाती है, और अब दोनों अलग अलग खेलने जाते हैं। तो इस कहानी में हम देख सकते हैं कि पहले चिंटू और मिंटू खेलने साथ में जा रहे थे, और अब दोनों अलग अलग खेलने जाएंगे। तो इस कहानी के आधार पर आप डीकंपोजिशन रिएक्शन को आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। आइए इसे संक्षेप में उदाहरण से समझते हैं। याद कीजिए, हमने संयोजन अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल के निर्माण की अभिक्रिया देखी थी। अब वियोजन अभिक्रिया में H2O टूटकर वापस से H2 और O2 बनाएगा, पर विद्युत ऊर्जा देने पर ही ऐसा होगा। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। लाइमस्टोन, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पर ऐसा ऊष्मा देने पर होगा। इस अभिक्रिया को अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि यह एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। इन दोनों ही अभिक्रिया में एक बात ध्यान देने वाली है, और वो ये है
कि किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा के कारण ही वियोजन अभिक्रिया हो रही है। पहली अभिक्रिया में H2O को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग किया गया है और दूसरी अभिक्रिया में लाइमस्टोन को तोड़ने के लिए हीट यानी कि ऊष्मा का उपयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा के तौर पर विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा या सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता है यानी कि अभिकारक द्वारा शोषित होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, इन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया और हमने पढ़ा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो चलिए एक बार इन्हें फिर से परिभाषित कर लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया यानी कि जब कोई एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और फिर हमने पढ़ा था ऊष्माशोषी अभिक्रिया अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस परिभाषा को भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कहते हैं वियोजन शब्द से क्लियर आप है? क्या समझते हैं? यस मैम। रुपेश समझ में आया? यस मैम। वियोजन क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया जिसमें कोई भी चीज जो है वो टूटकर और छोटी छोटी चीजों में बट जाती है। अलग हो जाती है। हाँ, जैसे संयोजन में जुड़ जाती हैं, ऐसे ही वियोजन में क्या होता है? टूट जाती हैं। और फिर हमने वियोजन में और क्या पढ़ा? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी कौन सी होती है? ऊष्मा जिस अभिकारकों में वो तोड़ने के लिए ऊष्मा की अभिकारक में नहीं, अभिक्रिया में। की आवश्यकता जिस होती है। अभिक्रिया में अब अगर ऊष्मा अवशोषित करती है तो उसके हिसाब से कितने टाइप की हो गई फिर हमारे पास? क्या मैम? ऊष्मा अवशोषित करने के आधार पे जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है वो कितने टाइप की हो गई? एक तो ताप की वजह से, दूसरा विद्युत, किसी भी चीज को अगर हमें तोड़ना है, हाँ, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो वियोजन वाली जो अभिक्रिया है वो फिर 3 टाइप की हुई। मतलब वो जो ऊष्माशोषी है, जिस अभिक्रिया को टूटने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो 3 तरीके की हो गई। या तो आप उसको गर्म करके तोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर उसको सूर्य के प्रकाश से तोड़ सकते हो, या फिर उसको विद्युत ऊर्जा से तोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से 3 हो गई। रुपेश क्लियर है? यस मैम। अब विस्थापन और द्विविस्थापन समझते हैं कि क्या होती है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। चलिए अब तीसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 पदार्थ है, A और BC। अब ये दोनों मिलकर नए पदार्थ बनाएंगे, AC और B। पर ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए एक क्रियाकलाप की मदद से इसे विस्तार से समझते हैं। आइए विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए केमिस्ट्री लैब चलते हैं।
चलिए थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर लीजिए और उसे खाली बीकर में डाल दीजिए। अब थोड़ा सा कॉपर सल्फेट पाउडर लीजिए और उसे भी उस बीकर में डाल दीजिए। अब पानी और कॉपर सल्फेट पाउडर को अच्छे से हिलाएं। अब एक टेस्ट ट्यूब लें और उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट विलयन को फिल कर दें और उस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड पर लगा दें। अब एक और दूसरी टेस्ट ट्यूब लें, उसमें भी इस विलयन को भर दें और उसे भी स्टैंड पर स्थापित कर दें। अब हम कील लेते हैं और इस कील को रेगमाल से अच्छे से साफ करते हैं। एक और कील लेते हैं, उसे भी इसी प्रकार रेगमाल से साफ करते हैं। अब इस कील को धागे के साथ बांधते हुए एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे विलियन का कलर हरा हो रहा है। अब जब 15 मिनट बाद आप कील को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कील का कलर भूरे रंग का हो गया है और सॉल्यूशन का कलर हरे रंग का। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फेरस आयन ने कॉपर आयन को विस्थापित कर दिया है। आइए अब इसे इस समीकरण के साथ समझते हैं। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। इस अभिक्रिया में हमने देखा आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से हटा दिया या कहें विस्थापित कर दिया, जिससे अब अभिक्रिया होने पर हमें आयरन सल्फेट और कॉपर मिला। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पर ध्यान दें, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस अभिक्रिया में आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है और कॉपर कम अभिक्रियाशील, जिस कारण आयरन कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेगा। पर यदि हमारे पास अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती तो अब बताइए, क्या अभिक्रिया होगी? जी नहीं, इस स्थिति में अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। चलिए इसे और अच्छे से एक उदाहरण लेके समझते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से क्या बनेगा? वीडियो को रोकें और सोचें कि अब अभिक्रिया होने पर हम कौन से उत्पाद मिलेंगे। मैम मैं बताऊं? चलिए देखते हैं। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार। देखो, जिंक और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। रुपेश, यही Yes, बनेंगे? मैम। जिंक सल्फेट और कॉपर ही बनेगा। मैम विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? ऐसे मान के चलो, मान लो क्लास में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है उसके पास चॉकलेट्स है और एक दूसरा बच्चा है जो कि उस बच्चे से बहुत स्ट्रांग है। तो वो स्ट्रांग बच्चा क्या करेगा? उससे उसकी चॉकलेट छीन लेगा और अपने पास मिला लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है विस्थापन अभिक्रिया? यस मैम। होगी। ध्यान दें, इस अभिक्रिया में भी जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है और कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व। इस अभिक्रिया को अब कॉपी में नोट कर लें। तो विस्थापन भी हमें समझ आ गई कि चलिए जिसमें अब जो विस्थापन ज्यादा अभिक्रिया स्ट्रांग की होता है, परिभाषा भी लिख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों का एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलो इसके साथ साथ ही देखते हैं डबल विस्थापन। पिछले वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। चलिए अब चौथी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार समझिए। सोचिए, हमारे पास 2 पदार्थ हैं, AB और CD, और अभिक्रिया होने पर हमें 2 नए पदार्थ मिलेंगे, AD और CB।
ध्यान दें यहाँ बी ने डी की जगह ली और डी ने बी की। यहाँ पर बी और डी दोनों ने अपनी जगह कुछ इस प्रकार बदल ली। चलिए अब इसमें क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, मान लो किसी एक के पास एक चॉकलेट है, दूसरे के पास दूसरी चॉकलेट है, तो दोनों ने क्या किया, एक ने उसकी ले ली, दूसरे ने उसकी ले ली, तो आपस में दोनों ने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। और अच्छे से समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। तो चले इस क्रियाकलाप के लिए केमिस्ट्री लैब में। बेरियम क्लोराइड, डाइल्यूट HCl, एक बीकर लेते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क और कुछ टेस्ट ट्यूब लेते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और 3 ml बेरियम क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। अब इस सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में डाल दीजिए। अब फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब लीजिए और 3 ml सोडियम सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। अब इस सॉल्यूशन को पिछले कॉनिकल ग्लास में डाल दीजिए। अब कुछ देर ऐसे ही रखने पर और ध्यान से ऑब्जर्व करने पर आप देखेंगे कि विलयन का रंग सफ़ेद पड़ने लग गया है, अर्थात बेरियम सल्फेट का कलर सफ़ेद हो गया है। आइए अब क्रियाकलाप पर चर्चा करें। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। इस अभिक्रिया में क्लोराइड आयन की जगह सल्फेट आयन ने ली, जिससे BaSO4 मिला, और सल्फेट आयन की जगह क्लोराइड आयन ने ली, जिससे NaCl बनकर हमें मिला। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर समझा था। ध्यान दें यहाँ 2 आयन जगह बदल रहे हैं, क्लोराइड और सल्फेट। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या आपने क्रियाकलाप में अभिक्रिया होने पर बीकर में ध्यान दिया था? चलिए एक और बार फिर से देखते हैं। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया में हमें सफ़ेद रंग का विलयन मिला था। अब विलयन को दोबारा से अच्छे से मिलाएं और कुछ समय के लिए इसे अनछुआ रहने दें। आप देखेंगे बीकर के अंदर सफ़ेद रंग का अवक्षेपण बन रहा होगा। यदि हम बीकर के ऊपर का विलयन हटा दें तो आप सफ़ेद अवक्षेपण को अच्छे से देख पाएंगे। आप देखेंगे कि सफेद रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि पानी में अविलय है, यानी इनसॉल्युबल है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है उन्हें अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। पर ऐसा क्यों हुआ? आइए इसमें शामिल अभिक्रिया देखते हैं कि अभिकारक में Ba2+ और SO4 आयन की अभिक्रिया से BaSO4 का अवक्षेप बन रहा है। चलिए देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया, हमने अवक्षेप अभिक्रिया और उसके बारे में पढ़ा। चलिए तो इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें 2 यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान द्वारा 2 नए यौगिक बनते हैं। इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेप अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बने और उन्हें हम अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुई चारों? यस मैम। तुम्हारा जो सपोर्ट मटेरियल मैंने भेजा हुआ है उसके अंदर ये चारों जो है ऐसे ही डिटेल में दी हुई है, तो तुम लोगों को वहां से इनको अच्छे से पढ़ना है। चारों में से अगर किसी में डाउट है तो अभी मुझसे पूछ लो। चलो आगे, नहीं कुछ पूछना तो। अनीता, शिल्पी, रुपेश, यस मैम। चारों अभिक्रियाएं क्लियर हैं? मैम क्लियर है। वेरी गुड। चलो अब तुम लोगों को मैं दिखा रही हूँ उपचयन और अपचयन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना।
जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन किसी के साथ आके जुड़ जाती है या किसी के साथ पहले से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हट जाती है, तो उसको उपचयन और अपचयन कहते हैं। अब ये ध्यान से समझना है और अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लेना, जिससे तुम्हें वो याद रहे कि क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए अब आखिरी अभिक्रिया उपचयन एवं अपचयन के बारे में पढ़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। आइए पहले उपचयन अभिक्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। उपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए चलिए पहले क्रियाकलाप देख लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं कैसे कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया के लिए हमें चाहिए कॉपर पाउडर, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड और तार से बनी एक जाली। एक चाइना डिश को गर्म करें जिसमें कुछ मात्रा में कॉपर पाउडर लिया गया है और देखें कि क्या होगा। हम देख सकते हैं कि भूरे रंग के कॉपर पर काले रंग की परत चढ़ गई है, जो कि कॉपर ऑक्साइड की है। ऐसा रंग हमें क्यों मिला? क्योंकि अब कॉपर हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर चुका है। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। ध्यान दें, क्रियाकलाप की शुरुआत में लिया गया पदार्थ लाल भूरे रंग का था और ऊष्मा देने के बाद पदार्थ का रंग लाल भूरे से काले रंग में बदल गया। ये काले रंग का पदार्थ ही क्यों बना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर कॉपर ऑक्साइड नाम का एक नया यौगिक बना रहा है। ध्यान दें, यहाँ हुआ क्या? यहाँ कॉपर ऑक्साइड में बदल रहा है। तो इस प्रकार जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या कहीं ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे अपचयन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन। तथा अभिक्रिया के समय जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयित कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड। तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हुआ है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। हमने देखा कि उपचयन क्या होता है। चलिए अब अपचयन के बारे में पढ़ते हैं। अपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए पिछले क्रियाकलाप का उत्पाद लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड से पास कराते हैं तो इसमें शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार की है। ध्यान दें, हाइड्रोजन गैस को पास कराने पर काले रंग का पदार्थ वापस से भूरे रंग में बदल जाएगा। मतलब कॉपर ऑक्साइड वापस से कॉपर में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को छोड़ रहा है और फिर कॉपर बन रहा है। तो इस प्रकार जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन छोड़ता है या कहीं ऑक्सीजन का त्याग करता है तो इसे अपचयन कहते हैं, यानी कि रिडक्शन। तथा इस अभिक्रिया के समय जो पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है उसे उपचयित कहते हैं, यानी कि रिड्यूस्ड। तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हुआ है। और इस अभिक्रिया में एक बात का और ध्यान दें कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले रहा है और जल बना रहा है। और हमने यह पढ़ा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन होती है। तो यहाँ दो अभिक्रियाओं पे ध्यान दें। पहली अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है, जो कि अपचयन हुआ, और दूसरी अभिक्रिया में हाइड्रोजन पानी में बदल रहा है, जो कि उपचयन हुआ। और क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो इसलिए यह अपचयित हुआ और छोड़ा गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, इसलिए हाइड्रोजन उपचयित हुआ। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा है और दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है, यानी कि एक ही अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं और इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। जिसमें दोनों चीजें साथ साथ होती हैं उसको क्या बोलते हैं?
redox reaction. ठीक है, रुपेश, अनीता, क्लियर है? यस मैम। अब जो तुम लोगों को सपोर्ट मटेरियल मैंने भेजा है उसमें से ये सारी जो रिएक्शंस हैं इनको ध्यान से पढ़ना है, और जो जो कलर चेंज हुए हैं ना उनका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं कि हरे रंग का, नीले रंग का सॉल्यूशन कैसे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, या कोई लाल भूरे रंग का पदार्थ है उसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हो तो वो काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो वो कौन सा पदार्थ है। ठीक है, तो ये जो कलर चेंज हो रहे हैं ना इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़कर आओगे। ठीक है, फिर ये चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास में फिनिश करा दूंगी। ठीक है बच्चों, चलो आज की क्लास खत्म करते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ और ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ लेना। चलो बाय बाय। बाय अनीता, बाय बाय। बाय रुपेश, बाय मैम।